सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मशीन लर्निंग टेक्निक्स की यूनिट 4। तो दोस्तों मैंने यूनिट 3 अभी नहीं डाली है क्योंकि सब लोगों ने मेरे को ज़्यादातर कहा कि यूनिट 3 हमारी हो गई है और यूनिट 4 या 5 में से कोई एक डाल दीजिए। तो देखो मैंने यूनिट 4 अभी सब पूरा रेडी कर लिया है और इसमें ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स यूनिट है ये। इसमें एक न्यूमेरिकल था, पिछले साल मैंने वो नहीं करवाया क्योंकि वो उसका जो मेथड है वो काफ़ी लंबा है। इस वजह से क्या होता है उसमें टाइम कंज्यूमिंग है। मैं आपको यही कहूँगा कि आप थ्योरी अटेम्प्ट करके आना इसमें से, और जितनी भी थ्योरी मैंने सारी करा दी है, आप पेपर में से थ्योरी तो छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। अब मैंने इस साल जिस आप पेपर हैं आपके, कल आपका पेपर है, तो आपको है ना 3 यूनिट करा दूंगा। तो 3 यूनिट से क्या होगा, हर यूनिट का जो वेटेज होता है पेपर में सेम होता है। तो आप अगर 3 यूनिट कर लोगे तो आराम से पास तो आराम से हो जाओगे, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, जिन यूनिट को मैंने कराया उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करके आना, फिर उनके बाद दूसरी यूनिट में से जो भी कॉन्सेप्ट आते हो फिर उन्हें लगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट को। सबसे पहले क्या करो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे और नोट्स से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनिट 4 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। सब कुछ समझा दूंगा और बिल्कुल पॉइंट वाइज समझाऊंगा, जिससे आपको बस वीडियो के अलावा और कुछ देखना ना पड़े। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये हमारा 2021 और 22 में आया था, ठीक है, 10 नंबर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेप्ट्रॉन, ये हमारा 2 नंबर में बहुत बार आता रहता है और 10 नंबर में भी आ सकता है। ग्रेडियंट डिसेंट, डेल्टा रूल, बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम, ये हमारी इंपॉर्टेंट है, 2020 और 21 में आई थी। डीप लर्निंग, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 2 नंबर में ज़्यादा अगर आता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से CNN हम पढ़ेंगे। CNN 2022 और 23 में आया था, उसकी लेयर आई थी, तो मैंने लेयर भी यहाँ पे करा दी है, ठीक है। अब 1D 2D CNN, ट्रेनिंग ऑफ नेटवर्क और केस स्टडीज, इसके अंदर हमारी 3 केस स्टडीज हैं, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो देखो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है क्या, इंस्पायर्ड बाय स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन। तो देखो ये किससे इंस्पायर्ड है, ये हमारा एक ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन हमारा ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। ह्यूमन ब्रेन के अंदर जैसे न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, इसके अंदर भी हम न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल। और ह्यूमन ब्रेन के अंदर कौन से होते हैं, बायोलॉजिकल। सो देखो कंप्यूटेशनल मॉडल डेट कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड, ऐसा कंप्यूटेशनल मॉडल जिसके अंदर इंटरकनेक्टेड नोड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स, ठीक है, उनको कहते हैं न्यूरॉन्स। अब देखो न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, विच आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लेयर, वो हमारे लेयर्स के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ऐसे कंप्यूटेशनल मॉडल जो कि कंसिस्ट करता है इंटरकनेक्टेड नोड से, और वो उसे क्या कहते हैं, हम न्यूरॉन, और विच आर ऑर्गेनाइज्ड इन लेयर्स। तो अभी हम ये डायग्राम से समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ईच न्यूरॉन रिसीव इनपुट फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और ये कम्युनिकेशन यानी कि एक मेथड को दूसरे में ट्रांसफर करने के लिए या एक स्टेट को दूसरे में सिग्नल देने के लिए, तो ये क्या करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इनपुट रिसीव करते हैं या आउटपुट देते हैं, ठीक है। तो देखो प्रोसेसेस दैट इनपुट एंड देन सेंड द आउटपुट सिग्नल टू अदर न्यूरॉन। तो देखो ये सबसे पहले अगर उसे कोई इनपुट मिलेगा उसे प्रोसेस करेंगे, फिर दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल आउटपुट के फॉर्म में देंगे इन द नेटवर्क। द इनपुट लेयर रिसीव्स इनपुट डेटा, जो हमारी इनपुट लेयर होती है वो क्या करती है, इनपुट डेटा को रिसीव करती है, विच देन पास थ्रू वन और मोर हिडन लेयर। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, हमारी एक से ज्यादा हिडन लेयर भी हो सकती है। एक हिडन लेयर तो होगी, ठीक है, एक से ज्यादा भी हिडन लेयर हो सकती हैं। हिडन लेयर हमारा क्या काम करती है, हिडन लेयर होती है हमारी प्रोसेस लेयर, जिसके अंदर हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो देखो विच आर वन और मोर हिडन लेयर वेयर डेटा प्रोसेस, ठीक है, जहां पर डेटा हमारा प्रोसेस होता है। द फाइनल आउटपुट इज प्रोसेस्ड बाय द आउटपुट लेयर। अब जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा वो आउटपुट लेयर के थ्रू हमें मिलेगा, ठीक है, विच प्रोवाइड द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन। वो हमें क्या करेगा, रिजल्ट प्रोवाइड करेगा कंप्यूटेशन का। अभी आगे हम एप्लीकेशन देखेंगे। तो आपको अगर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आता है तो ये सारे पॉइंट्स लिखाओगे आराम से, बहुत ईजी है, ठीक है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपको जरूर बना के आना। ये एक हमारी इनपुट लेयर होती है, एक हिडन लेयर बना देना या 2 हिडन लेयर बना देना, फिर इनको सबको कनेक्ट करना यहाँ से, ठीक है। सबको यहाँ से कनेक्ट कर लोगे, मैप कर देना, फिर यहाँ से भी मैप करना, और यहाँ से सिंगल एक लेयर निकालना आउटपुट के लिए, ठीक है। तो बहुत ईजी है, एक बार बना के देख लेना तो आराम से पेपर में बना जाओगे। तो हमारी एप्लीकेशंस ऑफ ANN क्या होती हैं। तो देखो AN हमारा यूज होता है इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन में,
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज होता है और टाइम सीरीज प्रेडिक्शन में यूज होता है। देखो ये जो एप्लीकेशन है ना, अभी हम जितने भी पढ़ेंगे ना एल्गोरिथम्स वगैरह, उन सब की एप्लीकेशन सेम ही है, ठीक है। इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन एंड एनएलपी, ये तो सब में सेम ही है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं पे भी एप्लीकेशन लिखनी हो ना, ये 3 लिख देना, या मतलब ये 2 तो जरूर लिख देना, सब में ही होती है, ठीक है। मशीन लर्निंग एंड टेक्निक्स में मतलब मैं जितना भी पढ़ा है मैंने, उसमें मुझे पता लग रहा है कि यही होती है, ठीक है। सो देखो परसेप्ट्रॉन, ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इसका नाम ऐसा है ना कि मतलब पूछ लिया जाता है, कुछ हमारे ऐसे नेम्स होते हैं या फिर कुछ हमारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं सब्जेक्ट के अंदर जो ज्यादातर पूछे जाते हैं उनके नेम के हिसाब से, ठीक है। परसेप्ट्रॉन, तो देखो इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूरल नेटवर्क, ये हमारा क्या है, न्यूरल नेटवर्क का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। ऑल्सो नोन एज सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क, ये कैसे एक और नाम से जाना जाता है, सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क। इसके अंदर एक लेयर होती है, ठीक है। इट कंटेन 4 मेन पैरामीटर्स, इसके अंदर 4 पैरामीटर्स होते हैं। एक तो लेयर होती है लेकिन 4 पैरामीटर्स होते हैं। क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? इनपुट वैल्यू होती है, एक वेट्स एंड बाइस होते हैं, नेट सम होता है और एक्टिवेशन फंक्शन होता है। अभी हम इन सबको अब देखेंगे क्या क्या होते हैं ये। तो देखिए इसके अंदर 4 पैरामीटर्स होते हैं, इनको आप अच्छे से याद रखना। अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो आपको बस इतना लिख कर आना है। फिर अगर उससे ज्यादा पूछा जाता है, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि परसेप्ट्रॉन किसी के साथ सब टॉपिक में आ सकता है, जैसे कि कोई 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसके साथ परसेप्ट, जैसे कि अगर ANN पूछ लिया उसके साथ ये भी पूछ सकते हैं डिफाइन परसेप्ट्रॉन, तो 5 नंबर में आ गया। तो आपको 5 नंबर में इतना डेटा होना चाहिए कि आप इसमें लिख सको। तो देखो इनपुट लेयर क्या होती है हमारी, जो हमारा पहला सबसे पैरामीटर है वो हमारा इनपुट वैल्यूज है। तो इनपुट लेयर होती है रिप्रेजेंट इनपुट फीचर, इसके अंदर क्या आता है, इनपुट होता है, ठीक है। ये तो आ गया समझ में। अब हमारा वेट एंड बाइस में क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स, 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो हमें क्या बताता है, वेट बताता है। वेट मतलब उसके ऊपर लिखा रहता है इतना वेट है, ठीक है। बाइस आर एडिशनल पैरामीटर दैट आर एडेड टू द इनपुट ऑफ ईच न्यूरॉन, ये हमारा क्या है, एक एडिशनल पैरामीटर है, अभी हम आगे समझेंगे, ठीक है। अब हमारा वेटेड सम क्या होता है, वेटेड सम होता है हमारा सम ऑफ इनपुट, जो हमारा इनपुट है उसका सम इनटू वेट्स, और जो हमारे वेट्स है उनसे मल्टीप्लाई कर दो, और अगर 22 टर्म है तो उसे प्लस कर दो। अब जैसे कि हमारी एक वो थी, ये हमारी एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस कुछ भी, जैसे C0 B0, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये एक एडिशनल हमारा वो टर्म है। तो ऐसे ही हमारा ये होता है 22, ठीक है, इसे हम एज अ 22 ले सकते हैं, ठीक है। 22 हमारा एक एडिशनल वो पैरामीटर है उसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही होता है सेम, बिल्कुल एग्जांपल से आपको समझा दिया। अब देखो अगर है तो प्लस कर दो 22 टर्म को, वरना वेट से बस मल्टीप्लाई कर दो। यहां तक आगे आपको तीनों समझ में। अब हमारा एक्टिवेशन फंक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इट कन्वर्ट द वैल्यू इनटू थ्रेशोल्ड 1 and 0 आउटपुट, ये क्या करेगा, जो भी हमारी वैल्यू आएगी, जो भी ANN हमें वैल्यू देगा उसे कन्वर्ट कर देगा 1 से लेकर 0 तक, यानी कि 0.1, यानी कि 0.1, 0.2, 0.3, 0 से लेकर 1 तक वैल्यू रहेगी इसकी, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन का यही फंक्शन है, मतलब कि ये हमारा क्या करता है, जो भी हमें वैल्यू मिलती है आउटपुट में उसे कन्वर्ट कर देता है 1 से लेकर 0 तक आउटपुट में, ठीक है, थ्रेशोल्ड में, यानी कि 1 से लेकर 0 तक, 1 से 0 के बीच में हमारी जो आउटपुट रहती है उसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे परसेप्ट्रॉन का एक यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है जिससे कि आप इसे बना के आ सको, ठीक है। अब अगर परसेप्ट्रॉन आता है तो यहाँ पर एक हमारे इनपुट वैल्यूज हैं, इनपुट वैल्यूज, फिर हमारे ये वेट्स हैं, फिर ये वेटेड सम है, याद आ गया वेटेड सम, फिर है हमारा एक्टिवेशन फंक्शन, फिर हमें क्या मिल जाता है, आउटपुट। बिल्कुल ऐसे ही बना के आना, बहुत इजी है। देखो ये डायग्राम तो अब क्या समझाऊंगी, ये तो आपको आ गया समझ में सब कुछ अच्छे से, ठीक है। परसेप्ट्रॉन तक सब कुछ क्लियर। अब है हमारा ग्रेडियंट डिसेंट। अब हमारा ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, ये हमारा एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है, ठीक है। It is an optimization algorithm used to minimize the cost function in the process of training a machine learning model। अब देखो जब भी हम किसी मॉडल को ट्रेन करते हैं, ठीक है, किसी भी अगर हम मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या हम उसे क्या देते हैं, एक ट्रेनिंग डेटा सेट देते हैं जिसके ऊपर वो ट्रेन होता है। तो उस ट्रेनिंग डेटा सेट की कॉस्ट को हम कम से कम कर सकें उसके लिए यूज होता है ग्रेडियंट डिसेंट। ये हमारा क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है कॉस्ट फंक्शन को इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। अब इसका द मेन गोल इज टू मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्टेड आउटपुट एंड द एक्चुअल आउटपुट। जो हमारा प्रेडिक्टेड आउटपुट है मशीन द्वारा, उसको जैसे एक हमारा प्रेडिक्टेड आउटपुट है मशीन का 3, ठीक है, ये हमारी एक वैल्यू है, पर एक्चुअल वैल्यू है हमारी 2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ, 1,
ठीक है। अब हमारा ग्रेडियंट डिसेंट क्या करेगा, इसे मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। इसका मेन गोल क्या है, इसे मिनिमाइज करना, ठीक है। तो ये ज्यादा से ज्यादा इसे 0.2 रखेगा, 0.1 रखेगा, जितनी मिनिमाइज हो सकेगी उसे मिनिमाइज करेगा, ठीक है। अगर ग्रेडियंट डिसेंट आता है तो आप ये लिख सकते हो आराम से, ठीक है। द ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व एडजस्टिंग दिस पैरामीटर्स इरिटेटिवली। तो देखो ये क्या करेगा, इसे इटरेटिवली बार बार इन जो पैरामीटर्स है इनको इन्वॉल्व करेगा, जिससे कि हमारा जो प्रोसेस है वो ऑप्टिमाइज हो सके। तो देखो कैसे होता है, सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे पैरामीटर्स को, कैलकुलेट करेंगे ग्रेडियंट को और अपडेट करेंगे पैरामीटर्स को। अब जो हमारा दूसरा और तीसरा है, इसके अंदर क्या है, कैलकुलेट कर रहे हैं ग्रेडियंट को, फिर अपडेट कर रहे हैं पैरामीटर्स को। तो रिपीट स्टेप 2 एंड 3 अंटिल जब तक हमें मिनिमाइज एक्यूरेट हमारा जो वो है इसका जो मिनिमाइज डिफरेंस ना मिल जाए प्रेडिक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट के बीच में। ये दोनों स्टेप्स हमारे रिपीट होते रहेंगे। तो ये हो गया हमारा ग्रेडियंट डिसेंट, समझ में आ गया। अब ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर हमारा एक डेल्टा रूल होता है, ठीक है। ये बहुत मतलब ऐसे होते हैं, ट्रेंडी टॉपिक्स होते हैं, मतलब जिससे पूछे जाते हैं। तो हमारा डेल्टा रूल बहुत ऐसा है कि इससे पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। तो देखो डेल्टा रूल क्या होता है हमारा, इट इज अ ग्रेडियंट डिसेंट लर्निंग रूल। ये हमारा एक ग्रेडियंट डिसेंट लर्निंग रूल है। दिस रूल इज यूज टू अपडेट द वेट्स इन द डायरेक्शन दैट रिड्यूस द एरर। अब ये हमारा क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, आगे की तरफ चलता है। तो ये क्या करता है, आगे चलता रहेगा और जो भी एरर्स आएंगे उनको रिड्यूस करता रहेगा और वेट को अपडेट करता रहेगा। आगे चलता रहेगा, जो भी एरर आएंगे उसे रिड्यूस करेगा और वेट को अपडेट करेगा, ठीक है। समझ में आ गया, आगे की तरफ चलेगा ये, अभी आगे समझाऊंगा, ठीक है। इसका है ना आपको मेन पता है, जब तक चलेगा कब तक, टारगेट आउटपुट तक। अब देखो ये वाला आपको याद करना है अच्छे से, डेल्टा WIJ इज इक्वल टू ये हमारा ये वाला सिंबल n वाला और ये हमारा डॉट t-y.xi, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। अगर डेल्टा रूल पूछा जाता है, अगर आप ये नहीं लिख कर आओगे तो मार्क्स बहुत मुश्किल है मिले, ठीक है। ये बहुत अच्छे से याद रखना है, इन्हें आपको पता हो क्या होते नहीं होते हो ये जरूरी नहीं है। अब देखो ये WIZ क्या होता है, चेंज इन द वेट बिटवीन I एंड J, ठीक है। अब ये हमारा n क्या होता है, लर्निंग रेट, ये हमारा क्या होता है, लर्निंग रेट। T क्या होता है हमारा, टारगेट आउटपुट। Y क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट। और XI होता है हमारा इनपुट फ्रॉम न्यूरॉन ऑन आई, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको, ये तो रटनी है, ठीक है, अच्छे से रट लो। और डेल्टा रूल अब मतलब ये लिख कर आना, अगर डेल्टा रूल आता है तो अच्छे से अभी हाथ पे लिख लो अपने, है ना, मतलब अभी याद हो जाए, ये नहीं पेपर में लिखते हो। अब हमारा 2020 और 21 में आया हुआ 10 मार्क्स में क्वेश्चन, बैक प्रोपोजिशन एल्गोरिथम, ठीक है। ये क्या होती है हमारी जैसे हमने इसके अंदर क्या होता है हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, ये हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे चलता है मैं बताता हूँ आपको। देखो इट इज एन एल्गोरिथम यूज इन द ट्रेनिंग ऑफ फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। ये हमारा कहां पर ट्रेनिंग में, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग में यूज होता है फॉर सुपरवाइज लर्निंग। ये हमारा कौन सा टाइप है, सुपरवाइज लर्निंग में यूज होता है। अब देखो दिस एल्गो डेट इज डिजाइन टू टेस्ट फॉर एरर्स वर्किंग बैक फ्रॉम आउटपुट नोट्स टू इनपुट। अब क्या होगा, हमारा जो डेल्टा होता है ना वो हमारा इनपुट से आउटपुट की तरफ जाता है, ठीक है। अब हमारा बैक प्रोपोगेशन क्या करता है, उसे वापिस ले जाएगा, उसे आउटपुट से इनपुट की तरफ वापस ले जाएगा अगर हमारा रिजल्ट गलत है, ठीक है। और जब तक अब वापस ले जाता रहेगा जब तक कि हमें सही रिजल्ट ना मिल जाए। या ये लिखकर आना, दिस एल्गो दैट डिजाइन्ड इज टू टेस्ट द एरर्स वर्किंग बैक फ्रॉम आउटपुट नोड्स टू इनपुट नोड, ठीक है। बैक प्रोपोगेशन efficiently computes the gradient of a loss function with respect to the weight of the network। ये हमारा क्या करता है, ये हमें एक कंप्यूट करके देता है ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। ये समझ में आ गया, हमारे जो वेट ऑफ नेटवर्क होते हैं उनके रिस्पेक्ट में हमें ये जो ग्रेडियंट का लॉस फंक्शन है इसे कंप्यूट करके देगा। अब है हमारा अपडेटिंग वेट टू द मिनिमाइज लॉस। ये क्या करता रहेगा, ये जैसे जैसे इसे एरर मिलते रहेंगे और मिनिमाइज जो मतलब उसके अंदर आउटपुट मिलती रहेगी वो उसे अपडेट करता रहेगा। जैसे कि मतलब जब तक एक्यूरेट आउटपुट ना मिल जाए वो जब तक मतलब बैक प्रोपोगेशन परफॉर्म करता रहता है, पीछे जाता रहता है, ठीक है। डायग्राम सेम एज ANN। अब बिल्कुल आपको क्या करना है, बैक प्रोपोगेशन के अंदर ऐसे डायग्राम बना के आना है, सेम टू सेम ऐसे बना के आना है। बस इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये जो आउटपुट लेयर इस तरफ आपने दिखाई है ना, आपको ये इस तरफ ऐसे एरो करके दिखा देना, ठीक है, बैक प्रोपोगेशन में। समझ में आ गया। तो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप, ये भी हमारा काफी अच्छा टॉपिक है, ये हमें पूछा जाता है, ठीक है। अभी मैंने देखा था ये पूछा गया था, अभी मेरे को याद नहीं है कौन सी साल में था बट आया था ये SOM, ठीक है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप एल्गोरिथम। सो देखो SOM प्रोवाइड अ डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक। ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक को प्रोवाइड कराता है। ये बहुत इजी मतलब बहुत
मैं ऐसे ऐसे सब मैं बता दूंगा, बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, जो हमारी हाई डायमेंशनल जो हमारी वो होते हैं ना डेटा, जैसे हमारा हाई डायमेंशनल में कोई हमारा डेटा है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आप ग्लोब देखते हो ना, ग्लोब हमारा क्या है, 3D है, ठीक है। हमारा जो वर्ल्ड का जो हमारा वो मतलब अर्थ है जो हमारा, वो 3D है। अगर हम 3D को उसमें 1D में, यानी कि हमारा मतलब उसे हम मैप में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैप में कन्वर्ट करके क्या देते हैं, तो क्या होता है, हमारे लिए इजी हो जाता है डेटा को देखना। अब 3D में हमें नहीं, हमारे पास मॉडल नहीं है, लेकिन हमारे पास पेपर है, ठीक है। अब हम मैप को ऐसे उसे पूरे ग्लोब को मैप के अंदर हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उससे क्या हुआ, हमने हायर डायमेंशन डेटा को कन्वर्ट कर दिया लोअर डायमेंशन के अंदर, जिससे कि हम उसे समझ सकें डेटा को। तो देखो, ये तो एग्जाम्पल बताया, मैं यहाँ पे डेफिनेशन इसकी बताता हूँ। विच हेल्प टू अंडरस्टैंड हाई डायमेंशनल डेटा बाय रिड्यूसिंग द डायमेंशन ऑफ द डेटा टू अ मैप, ठीक है। अब रिप्रेजेंट क्या करता है, ये क्लस्टरिंग को रिप्रेजेंट करता है। और क्या करता है, हाँ मैं ये बता रहा था आपको, कोहेन मैप के थ्रू ये पूछा गया था, ठीक है। ये मतलब कोहेन ऐसे पूछा था, डिफाइन कोहेन मैप। तो ये हमारा कोहेन मैप के थ्रू भी नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कोहेन मैप आ जाता है तो आप सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप लिखकर आ सकते हो, ठीक है। मेरे को याद आ गया, ठीक है। अब हमारे इसके वेरिएंट्स होते हैं। अब वेरिएंट्स आपको जितने याद रह सके उतना याद कर लेना, मैंने लिख दिए यहाँ पे। जी सोम, एस सोम, आई सोम, बैच, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप एंड मल्टी लेयर सोम, ठीक है। ये होते हैं हमारे वेरिएंट्स ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप एल्गोरिथम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये हमारा एक पार्ट था पूरा ANN का। अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग क्या होती है, डीप लर्निंग एक सब फील्ड होती है मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग एक हमारी किसकी सब फील्ड है, AI की। ऐसे ही अब मशीन लर्निंग की एक सब फील्ड है डीप लर्निंग, ठीक है। अब डीप लर्निंग क्या होती है, डेट इन्वॉल्व द यूज ऑफ ANN टू मॉडल एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ये क्या किसका यूज करता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज करता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखो डीप, इसमें डीप का मतलब क्या है, डीप रिफर टू द यूज ऑफ मल्टीपल लेयर इन न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क के अंदर मल्टीपल लेयर को रिफर कर रहा है हमारा डीप। दिस नेटवर्क ऑफ्टन कॉल्ड डीप न्यूरल नेटवर्क। और ये नेटवर्क क्या कहलाते हैं, डीप न्यूरल नेटवर्क। अब देखो ये किस किस के अंदर, देखो मैंने बताया था ना आपको, इमेज रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यहाँ पे भी आ गया ना, ये इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। बस ये याद रख लो, हर में यूज होगी। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्वेंशनल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क, CNN हमारा, अब CNN आ गया। CNN हमारा आया था पिछली साल ही आता है, 2022 और 23 में आया था। मतलब इसकी लेयर्स आई थी, तो आपको CNN भी डिफाइन करके आना है। तो CNN हमारा क्या होता है, अब देखो, CNN इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क। ये हमारा स्पेशलाइज्ड एक न्यूरल नेटवर्क का टाइप है, डिजाइन फॉर टास्क इन्वॉल्विंग ग्रिड लाइक डेटा सच एज इमेजेस और सिक्वेंसेस। तो अगर जो हमारा अगर डेटा हमारा मैट्रिक्स की फॉर्म में है, मतलब ग्रिड की फॉर्म में है, तो ये उस पर काम करता है। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ, हमारी जो इमेज होती है, अब जैसे कि ये इमेज है, ठीक है, इसके अंदर कुछ हमारा बना हुआ है, मतलब कुछ भी बना हुआ है, ठीक है। अब ये हमारी क्या होगी, एक पिक्सल्स में डिवाइड होती है, ठीक है, पिक्सल्स में डिवाइड होती है। अब अगर हम इसे और जूम करें, ठीक है, अगर हम बिल्कुल, अब वीडियो को अगर आप जूम करके एकदम करते हो, जब अगर मतलब नेट अच्छा नहीं आ रहा, तो क्या होता है, वो पिक्सल में ऐसे बॉक्सेस में आ जाती है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी स्क्रीन की पिक्सल। तो क्या करते हैं हम, इन पिक्सल को उसमें क्या बोलते हैं, नंबर्स में, यानी कि मैट्रिक्स में इसे कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि अगर हमें जैसे इतने पिक्सल मिल गए इमेज के, ठीक है, अभी हमने इतने उठाए और यहाँ पे हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में बना लिए, तो ये इस पर काम कर जाएगी। हमारा क्या ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर है, इस पर काम कर जाएगी, ठीक है। इमेज पर भी काम कर जाती है। तो इसका एक एप्लीकेशन तो ये हो गया इमेज रिकॉग्निशन। अब देखो, इट इज स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क मॉडल डिजाइन फॉर वर्किंग विद 2 डायमेंशनल इमेज डेटा। ये हमारा किसके लिए है, 2 डायमेंशनल इमेज डेटा पे काम करता है। थ्रू दे कैन बी यूज्ड विद 1 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। ये 1 डायमेंशनल पे भी काम कर सकता है और 3 डायमेंशनल पे भी काम कर सकता है। लेकिन ये हमारा क्या है, 2 डायमेंशनल के लिए क्या है, स्पेशलाइज्ड टाइप है, ठीक है, ये याद रखना। CNNs have proven to be highly effective in computer vision task। इसने प्रूव कर रखा है कंप्यूटर विजन टास्क के अंदर हाईली इफेक्टिव होता है, इंक्लूडिंग इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड इमेज जनरेशन। ये हमारे इसकी क्या है, ये इसकी एप्लीकेशंस है, इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इमेज जनरेशन, ठीक है। यहाँ ये हो गया हमारा CNN। अब हम पढ़ेंगे इसकी लेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेयर्स इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़नी है हमें। अब देखो टाइप्स ऑफ लेयर, पहली होती है हमारी कॉन्वेंशनल लेयर। ये क्या होती है, CNN यूज कॉन्वेंशनल लेयर डेट अप्लाई कॉन्वेंशनल ऑपरेशन। ये
हमारी कॉन्वेंशनल ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं इस लेयर में डेटा के ऊपर, इनपुट डेटा के ऊपर कॉन्वेंशनल ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं इस लेयर के अंदर। तो कॉन्वेंशनल ऑपरेशंस क्या होते हैं हमारे, देखो यहाँ पे स्मॉल आएगा, सॉरी। कॉन्वेंशनल इन्वॉल्व स्लाइडिंग अ स्मॉल फिल्टर। कॉन्वेंशनल का मतलब हमारे कुछ स्मॉल फिल्टर्स होते हैं जो हम हमारी मैट्रिक्स के अंदर अप्लाई करते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, कर्नल भी कहते हैं। अब देखो ये नाम मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में उसने ना ये नहीं मतलब कि कॉन्वेंशनल लेयर या फिर स्मॉल फिल्टर, वो क्या करते हैं, कर्नल पूछते हैं सीधा। ठीक है, कर्नल इंपॉर्टेंट है, आपको कर्नल अगर आ गया तो आपको स्मॉल फिल्टर लिखकर आना है, मतलब स्मॉल फिल्टर हमारा एक ऑपरेशन होता है। ठीक है, कॉन्वेंशनल लेयर का। दिस ऑपरेशन कैप्चर्स लोकल पैटर्न सच एज एजेस और टेक्सचर्स। ये किसे कैप्चर करता है, एजेस और टेक्सचर्स को। ठीक है, अब हमारा मल्टीपल फिल्टर्स होते हैं इसके अंदर, हमारे बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, हमने मतलब कि अब पढ़ेंगे। ईच कॉन्वेंशनल लेयर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल फिल्टर्स। हमारी हर एक कॉन्वेंशनल लेयर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ किससे होती है, मल्टीपल फिल्टर से। एंड ईच फिल्टर कैप्चर अ डिफरेंट एस्पेक्ट और फीचर्स ऑफ अ आउटपुट। ठीक है, अब देखो इसे हमें ना एक यहाँ पे मैं डायग्राम बनाया, इसके थ्रू समझेंगे। अगर ऐसा आता है तो आप डायग्राम जरूर बना के आना। अब देखो हमारे पास एक इमेज है, ठीक है। अब हमने इसे एक मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया और उनके नाम रख दिए A B C D E F G, ऐसे नाम रख दिए। अब हमारे पास एक कर्नल है, ठीक है, एक हमारे पास कर्नल है। अब ये कर्नल W X Y Z ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन मतलब इसके अंदर परफॉर्म करेंगे। तो देखो इसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। अब देखो इसके सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू B, A इंटू W तो हमने लिख दिया, फिर B इंटू X ये लिख दिया, D इंटू Y ये लिख दिया, और E इंटू Z ऐसे हमने लिखकर यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, ऐसे ही वो जो मतलब न्यूमेरिकल होता है वो भी ऐसे ही होता है। इसके अंदर हमें पूरे मल्टीप्लाई करने होते हैं, फिर इसका एक ऐसे एक बॉक्स बनता है, फिर इसका ऐसे एक बॉक्स बनता है। तो बहुत सारे बॉक्स बन जाते हैं जिससे कि वो जो कैलकुलेशन होती है काफी लंबी हो जाती है। इसलिए मैं सोच रहा था कि उसे छोड़ दो। ठीक है, उसे मतलब अटेम्प्ट करोगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। और थ्योरी पेपर में आपको टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि थ्योरी बहुत देर में लिखी जाती है। थ्योरी पेपर में मैं बताऊं, अगर आपको लगे ना थ्योरी पेपर है और आप पता है ये मत देखो कि आपको पेपर पढ़ना है या नहीं पढ़ना, आपको बस जो क्वेश्चन आता है तुरंत लिखना स्टार्ट कर देना थ्योरी पेपर में। मेरे साथ बहुत होता है कि मैं पेपर मेरा छूट जाता है थ्योरी पेपर में, क्योंकि मैं पहले तो पेपर में जल्दी पहुंचा करो जिससे कि आप अपनी एंट्रीज जल्दी फिल कर सको। पहले तो 10-15 मिनट हमारी एंट्रीज फिल करने में लग जाता है, फिर उनकी अटेंडेंस होती है, अटेंडेंस वगैरह करो। बहुत सारे तो इतनी फॉर्मेलिटीज होती हैं वहां पर कि पहले जो हमारी आंसर बुकलेट्स होती हैं उन सबको भरो। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा जल्दी जाया करो पेपर के अंदर, जो क्लास के अंदर। तो देखो ये होता है हमारा क्या, कॉन्वेंशनल लेयर। इसके अंदर हम ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई करके, और हम क्या बनाते हैं, एक एक्टिवेशन मैप बनाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारी कॉन्वेंशनल लेयर से हमें क्या मिल गया, एक एक्टिवेशन मैप मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस एक्टिवेशन मैप के ऊपर एक एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करेंगे, वो होती है हमारी दूसरी लेयर। अब देखो ये यहाँ पर हमें ये मिल गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। ठीक है, अब है हमारा एक्टिवेशन फंक्शन। आफ्टर द कॉन्वेंशनल ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के बाद एन एक्टिवेशन फंक्शन, कॉमनली इसे क्या कहते हैं, रेलू। अब इसे यहाँ पे कर्नल आया था, इसे हम कहते हैं रेलू। रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट इज अप्लाइड एलिमेंट वाइज टू इंट्रोड्यूस नॉन लीनियरिटी। दिस अलाउज द नेटवर्क टू लर्न मोर कॉम्प्लेक्स मैपिंग। अब ये क्या करता है, ये अलाउ करता है नेटवर्क को जिससे कि वो मोर कॉम्प्लेक्स मैपिंग को सीख सके। अब देखो आपको बस ये वाली लाइन याद रखनी है, इसके अंदर ये वाली लाइन अच्छे से लिख कर आनी है, और एक रेलू वाली। ठीक है, अब देखो पूलिंग लेयर, इसके बाद आएगी हमारी पूलिंग लेयर। पूलिंग लेयर क्या करती है, इट रिड्यूस द स्पेशल डायमेंशन ऑफ अ इनपुट बाय डाउन सैम्पलिंग। अब ये डाउन सैम्पलिंग का यूज करके क्या करती है, 2D मैट्रिक्स को एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करती है। ठीक है, अभी हम समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे दो एक कॉमन ऑपरेशंस होते हैं, एक तो होता है मैक्सिमम वैल्यू इन अ रीजन एंड कैलकुलेटिंग द एवरेज। अब हमें 2D मैट्रिक्स को एक वैल्यू में सिंगल में कन्वर्ट करना है, तो हम उसके अंदर दो ऑपरेशन कर सकते हैं, या तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो या सबका सम करके उसका एवरेज निकाल लो। ठीक है, अब इसके अंदर आती है हमारी सब सैम्पलिंग। अब हम सब सैम्पलिंग का इसके अंदर यूज करते हैं। ठीक है, पूलिंग हेल्प मेक द रिप्रेजेंटेशन इनवेरिएंट टू स्मॉल ट्रांजैक्शन एंड रिस्टोरेशन इन द इनपुट। अब ये क्या करता है, मतलब ये सिंपल ऑपरेशन ही है, यही वाले मैक्सिमम और एवरेज वाले। ये क्या करेगा, पूलिंग के अंदर हम सब सैम्पलिंग को यूज करेंगे। इट ऑल्सो रिड्यूस द कंप्यूटेशनल लोड। ये क्या करता है, कंप्यूटेशनल लोड को कम कर देता है, क्योंकि हमारी 2D मैट्रिक्स जब एक वैल्यू सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी तो क्या करेगा, उसे कुछ मतलब कंप्यूटर को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, वो हमें सिंगल वैल्यू उसे मिलेगी, वो डायरेक्ट उससे हमें आंसर दे देगा। तो द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन सबसिक्वेंट लेयर। तो देखो अब हमारे पास ये क्या है, हमारी
4x4 की मैट्रिक्स है, ठीक है, 4x4 की मैट्रिक्स है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसे 2x2 की मैट्रिक्स में हम इसे कन्वर्ट करेंगे मैक्स पूल का यूज करके, ठीक है। अब देखो ये हमने बना ली 2x2 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 एंड 2x2। अब देखो इसके अंदर से मैक्स वैल्यू कौन सी है, 6 लिख दिया। इसके अंदर से मैक्स वैल्यू कौन सी है, 8 लिख दिया। इसके अंदर से मैक्स वैल्यू कौन सी, 3 लिख दिया। इसमें मैक्स वैल्यू 4 लिख दिया। अब अगर इसे भी अगर हमें सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करना है मैक्स वैल्यू का यूज करते तो ये क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 हमारी मैक्स वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा सिंगल में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, ये होता है हमारा पूलिंग लेयर। यहाँ तक समझ में आ गया, आराम से लिखा होगा, ठीक है। अब है हमारा लास्ट लेयर फुल्ली कनेक्टेड लेयर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सारी लेयर्स को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो होती है हमारी फुल्ली कनेक्टेड लेयर। आफ्टर सर्वल कन्वेंशनल एंड पूलिंग लेयर्स, कन्वेंशनल लेयर के बाद और पूलिंग लेयर के बाद और वन और मोर फुल्ली कनेक्टेड लेयर आर ऑफ्टन एडेड। इसके अंदर क्या होता है, एक या एक से ज्यादा फुल्ली कनेक्टेड लेयर ऐड होती हैं। दिस लेयर टेक द हाई लेवल स्पेशली इनवेरिएंट फीचर्स लर्न बाय द कन्वेंशनल लेयर एंड यूज देम फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क के लिए हम यूज करते हैं इसे, ठीक है। बस ये क्या करती है, कनेक्ट करती है सबको। तो ये क्या होता है, फुल्ली कनेक्टेड लेयर होती है हमारी, ठीक है। अब देखो ये हमारी यहाँ तक लेयर्स हो गई। अगर लेयर्स आती हैं तो आप यहाँ पे सबको लिख कर आना, ये वाला पहले ये इमेज वाला बना के आना, और यहाँ पे मैट्रिक्स वाला मैंने आपको जहाँ जहाँ पे आ सकते हैं जो भी डायग्राम्स हो रहा है वो आपको बता दिए, ठीक है। अब है हमारा 1D और 2D कॉन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क। ये कभी कभी आ सकता है, मतलब कि क्योंकि हमारे सिलेबस में है तो मैंने करा दिया है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, इसे छोड़ने का क्या मतलब, अगर छोड़ दो और पेपर में आ जाए फिर बुरा लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए बस कर लो। अब 1D CNN इज प्राइमरली यूज फॉर सिक्वेंशियल डेटा। ये हमारा सिक्वेंशियल डेटा के लिए यूज होता है, सच एज टाइम सीरीज और टेक्स्ट डेटा। अब टेक्स्ट डेटा और मतलब हमारा टाइम सीरीज क्या होती है हमारी, ये हमारा सिक्वेंशियल डेटा होता है, ठीक है। तो ये उस पर यूज होता है हमारा 1D। इट अलाउज द नेटवर्क टू लर्न पैटर्न्स एंड फीचर अलोंग अ सीक्वेंस। ये क्या करता है, ये नेटवर्क को अलाउ करता है कि वो सीक्वेंस के अंदर पैटर्न और फीचर को लर्न कर सके, ठीक है, मतलब डिटेक्ट कर सके। तो नेक्स्ट है हमारा कन्वेंशनल 2D। 2D कन्वेंशनल क्या होता है हमारा, इट जनरली यूज ऑन इमेजेस डेटा। ये हमारा इमेजेस डेटा पे यूज होता है क्योंकि वो हमारा 2D आ जाता है, मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है। इट इज कॉल्ड 2D CNN बिकॉज द कर्नल स्लाइड्स अलोंग 2D ऑन अ डेटा एज सोन। तो देखो कर्नल क्या होता है, इसके अंदर दोनों साइड से काम कर रहा होता है, मतलब एक्स डायरेक्शन से भी और वाई डायरेक्शन से भी। तो उसके अंदर कर्नल हमारा दोनों डायरेक्शन से काम कर रहा है, तो वो हमारा 2D CNN होता है, ठीक है। ये होता है हमारा 1D और 2D, आराम से समझ में आ गया होगा। 1D हमारा सीक्वेंस डेटा पे काम करता है और 2D हमारा इमेज वगैरह पे काम करता है, जैसे कि मैट्रिक्स वगैरह पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग ऑफ नेटवर्क। अब देखो इसके अंदर मैंने ये डायग्राम बनाया है, आपको ये डायग्राम अच्छे से याद करना है। ट्रेनिंग ऑफ नेटवर्क हम सबसे पहले कैसे करते हैं, कलेक्ट करते हैं डेटा को, प्रिपेयर करते हैं डेटा को, ट्रेन करते हैं डेटा को, इवेल्युएट करते हैं मॉडल को, डिप्लॉय करते हैं, फिर क्या करते हैं, रीट्रेन करते हैं जब तक मतलब डेटा अगर उसमें कोई दिक्कत है, रीट्रेन करते रहते हैं उसे जब तक कि वो और बेस्ट होता ना जाए, एक्यूरेट हो जाए, ठीक है। अब देखो मतलब होता ना जाए ये नहीं, हो जाए, ठीक है, सॉरी हो जाए। अब देखो फर्स्ट क्या है हमारा, वंस अ नेटवर्क हैज बीन स्ट्रक्चर्ड फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन। किसी एप्लीकेशन के लिए अगर नेटवर्क हमारा स्ट्रक्चर्ड हो गया है, दैट नेटवर्क इज रेडी टू बी ट्रेन। अब क्या है हमारा नेटवर्क रेडी है ट्रेनिंग के लिए। अब देखो टू स्टार्ट दिस प्रोसेस द इनिशियल वेट आर चूजन रैंडमली। अब इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे जो इनिशियल वेट होते हैं वो चूज कैसे किए जाते हैं, रैंडमली चूज किए जाते हैं। देन द नेटवर्क और लर्निंग बिगेन्स। उससे क्या, अब उसके बाद क्या होगा हमारा, ट्रेनिंग और लर्निंग क्या होगी, बिगेन होगी, ठीक है। अब देयर आर 2 अप्रोच, हमारे पास 2 अप्रोच होती है, एक तो होती है सुपरवाइज ट्रेनिंग और एक होती है अनसुपरवाइज ट्रेनिंग। तो दोनों को अभी समझते हैं। पहले होता है इन सुपरवाइज ट्रेनिंग बोथ द इनपुट एंड आउटपुट प्रोवाइडेड। अब सुपरवाइज ट्रेनिंग के अंदर हमें क्या होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा एरर्स आर देन प्रोपोगेटेड बैक थ्रू द सिस्टम। अब इसके अंदर क्या हम यूज करते हैं, बैक प्रोपोगेशन यूज करते हैं, ठीक है। एरर्स जो होते हैं हमारे बैक प्रोपोगेशन का यूज करके कम होते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस अकर ओवर एंड ओवर। ये मैंने जैसे बताया था आपको, बैक प्रोपोगेशन चलता रहता है जब तक हमें राइट आउटपुट ना मिल जाता है, ठीक है। ये ओवर एंड ओवर टाइम चलता रहेगा। द सेट ऑफ डेटा विच अनेबल द ट्रेनिंग इज कॉल्ड ट्रेनिंग सेट। अब जो हमारा डेटा सेट होता है जो कि ट्रेनिंग को अनेबल कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग सेट कहते हैं। अब अनदर हमारी जो ट्रेनिंग है, द अदर टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ इनपुट प्रोवाइड करते हैं, आउटपुट प्रोवाइड नहीं करते। तो देखो द सिस्टम इटसेल्फ मस्ट देन डिसाइड द व्हाट फीचर इज विल यूज टू ग्रुप द डेटा।
अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम इनपुट को कैसे ग्रुप करना है ये अपने आप ही डिसाइड करता है, क्योंकि इसे क्या कहते हैं हम, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हमारे पास कोई करेक्ट आउटपुट तो होता नहीं है, सैंपल आउटपुट ये अपने आप ही क्या करता है, डिसाइड करता है कि डेटा को ग्रुप कैसे करना है। अब हम पढ़ेंगे केस स्टडीज इन तीनों की। तो चलो मैं आपको पहले समझाता हूँ कंप्यूटर पे, क्योंकि यहाँ पे यार लिखने में मैं बहुत थक चुका हूँ, मतलब एक दिन में यार 60-70 पेज से ज़्यादा लिख चुका हूँ। तो अब मैं कंप्यूटर पे समझाऊंगा आपको, ठीक है। देखो अब है ना, हमारे पास 3 केस स्टडीज़ हैं। अब देखो केस स्टडीज़ होती क्या है। केस स्टडीज़ में हम देखते हैं कि जो हमारा मॉडल है, जो भी हमने मॉडल बनाया है, वो काम कैसे करेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास है डिस्क्राइब डायबिटिक रेटिनोपैथी ऑन द बेसिस ऑफ डीप लर्निंग। तो देखो डायबिटिक रेटिनोपैथी एक हमारी क्या है, डिजीज़ है जो कि मतलब ब्लाइंडनेस को कॉज करती है, ठीक है, मतलब आंखों की देखने की शक्ति नहीं रहती, ठीक है। तो अब देखो इसको हम यहाँ पे देखेंगे कैसे है। तो आपको बस यहाँ पे ना ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें अच्छे से समझ लेना है और आप इनको आराम से लिख सकोगे। तो देखो डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसको हम मतलब डी आर से रिप्रेजेंट करेंगे आगे वाले पॉइंट्स में, इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस। ये हमारा सबसे मेजर कॉज है ब्लाइंडनेस का। इन दिस वेस्टर्न वर्ल्ड इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, England's lifestyles and other contributing factor mean the number of people with diabetes is projected continue rising। तो क्या हो रहा है कि हम ये जो हमारी वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ये जो डायबिटीज है ये बहुत ज़्यादा पाई जा रही है लोगों के अंदर। अब देखो ये बहुत बड़ा कॉज है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके लिए हम एक है ना मॉडल तैयार करेंगे जिससे कि हम इसे सही कर सकें। अब इसका जो हमारा जो इसका इम्प्रूवमेंट या इसका जो हमारे पास सेफ मेथड है वो है हमारे पास, लेकिन है ना वो थोड़ा कॉस्टली होता है। तो हमें क्या करना होता है, ऐसा मेथड तैयार करना होता है जिससे कि हम ये कम पैसों में तैयार कर सकें और कम टाइम में कर सकें। तो देखो सेकंड है रेगुलर स्क्रीनिंग ऑफ अ डायबिटिक पेशेंट फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी हैज़ बीन शोन टू बी कॉस्ट इफेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ देयर केयर। अब देखो अगर कोई पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है और वो डायबिटिक रेटिनोपैथी से सफ़र कर रहा है, तो उसकी क्या है, रेगुलर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। मतलब कि 24 घंटे स्क्रीनिंग होनी चाहिए। वो क्या देख रहा है, उसकी आंखों का जो लेंस है वो किस हिसाब से मतलब उसकी साइजिंग हो रही है आंखों के अंदर, वो सब हमें रेगुलर स्क्रीनिंग करनी है। तो और कैसे करनी है, कॉस्ट इफेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ देयर केयर। ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, है ना। तो इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम एक है ना मॉडल तैयार करेंगे जो कि यहाँ पर यूज़ कर सके, ठीक है। तो देखो द एक्यूरेसी एंड टाइमिंग ऑफ केयर इज सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस टू बोथ द कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट। तो देखो यहाँ पर हमारी टाइमिंग और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डीप लर्निंग का कोई मॉडल यूज़ करेंगे। इफ़ डिटेक्टेड अर्ली, अगर कोई हमारा डीआर अर्ली हमारा डिटेक्ट हो जाता है तो इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डीआर इज अवेलेबल, हमारे पास एक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मेकिंग इट अ वाइटल प्रोसेस, यानी कि वो जो प्रोसेस है पर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डीआर, अब हम क्लासीफाई करेंगे डीआर को। इन्वॉल्व द वेटिंग ऑफ न्यूमरस फीचर्स, उसके अंदर हमारे न्यूमरस फीचर्स होते हैं, एंड द लोकेशन ऑफ सच फीचर्स, और उनकी जो लोकेशन होती है फीचर की वो होती है। दिस इज़ हाईली टाइम कंज्यूमिंग ऑफ क्लिनिशियन, मतलब डॉक्टर्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। जैसे कि आप अगर गए होंगे अपनी आंखें वगैरह चेक कराने, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो हमें एक ऐसा मॉडल तैयार करना चाहिए जिससे कि टाइम ना लगे और कॉस्ट थोड़ी कम हो, ठीक है। सो कंप्यूटर्स आर अवेलेबल टू ऑब्टेन मच क्विकर क्लासिफिकेशन वंस ट्रेन। अगर हम एक बार कंप्यूटर को एक बार ट्रेन कर दें इसके लिए, तो वो क्या होंगे, हमारे और अच्छा क्विकर रिस्पॉन्स दे सकेंगे, ठीक है। गिविंग द एबिलिटी ऑफ एड क्लिनिशियन यानी कि डॉक्टर इन रियल टाइम क्लासिफिकेशन, अगर हम उन्हें एबिलिटी दे दें रियल टाइम में क्लासीफाई करने की। The efficiency of automated grading for DR has been an active area of research in computing, imaging and anchoring conclusion। तो क्या होगा कि उससे हमारा जो ऑटोमेटेड ग्रेडिंग है डीआर के अंदर, वो एक्टिव एरिया रहेगा रिसर्च ऑफ कंप्यूटर, इमेजिंग एंड एंकरेजिंग कंक्लूजन। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी कंप्यूटर को एक को ट्रेन कर सकते हैं जिससे कि वो हमें क्या क्या, देखो स्टार्टिंग से अगर समझे तो उसकी हमें रेगुलर स्क्रीनिंग चाहिए। तो हमें एक ऐसा मॉडल तैयार कर सकते हैं जो कि रेगुलर स्क्रीनिंग करे। उसके अंदर एक्यूरेसी और टाइमिंग हमारी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए और टाइमिंग बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। और वो क्या, ये तो वाइटल प्रोसेस ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा, मतलब ये आप समझ में, अब जो है ना हमें मतलब
Significant work has been done on detecting the feature of DR using automated methods such as support vector machines एंड KNN क्लासीफायर। तो ऐसा हो चुका है कि मतलब उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं फीचर ऑफ DR। तो देखो हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं किसी को DR है या नहीं, डायबिटिक रेटिनोपैथी है या नहीं। कैसे कर द मेजोरिटी ऑफ द क्लासिफिकेशन टेक्निक आर ऑन 2 क्लास फॉर DR और नो DR। ये सीधा आंसर देंगे, या तो DR है या तो नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ये एक केस हो गया हमारा। ठीक है, सो नेक्स्ट बहुत ईजी है हमारा, यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हाउ वी रिकॉग्नाइज स्पीकर्स। तो हमारे जो अब नए स्पीकर्स आ रहे हैं जैसे कि हमारे एलेक्सा हो गया, तो मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो ऑटोमेटेड स्पीकर्स हैं, मतलब वो अपने आप ही काम करते हैं और मतलब जो भी हम उन्हें इनपुट देते हैं वो इनपुट के हिसाब से आउटपुट हमें देते हैं। जैसे कि अगर हमें सॉन्ग वगैरह प्ले कराने हैं तो हम उनसे भी करा सकते हैं। ठीक है, और मतलब कोई भी आंसर उनसे ले सकते हैं। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, डेवलप अ स्पीकर रिकॉग्निशन सिस्टम यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ऐसा हमें स्पीकर रिकॉग्निशन सिस्टम तैयार करना है किसका यूज़ करके, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। तो देखो अब हमारा सेकंड स्टेप क्या आएगा, सबसे पहले डेटा कलेक्शन। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा उसे ट्रेन करने के लिए। कलेक्ट डाइवर्स ऑडियो सैंपल्स फ्रॉम वेरियस स्पीकर्स कवरिंग डिफरेंट स्पीच पैटर्न्स एंड रिकॉर्डिंग कंडीशन। समझ में आ गया होगा ये क्या समझाऊँ। ठीक है, फीचर एक्सट्रैक्शन। अब हमारा एक्सट्रैक्शन फीचर, अब देखो एक्सट्रैक्ट रिवेलेंट फीचर्स सच एज MFCCS फ्रॉम द ऑडियो डेटा एंड कैप्चर यूनिक वॉइस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उसके अंदर से हमें फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है ना, ये वाले बस पॉइंट अच्छे से लिख कर आ जाना, डेटा कलेक्शन, फीचर एक्सट्रैक्शन, मॉडल आर्किटेक्चर, फिर उसके अंदर तो आप समझा दोगे। अब है हमारा मॉडल आर्किटेक्चर, उसे हमें डिजाइन करना है। ठीक है, ANN आर्किटेक्चर को विद इनपुट हिडन एंड आउटपुट लेयर सुटेबल फॉर द स्पीकर रिकॉग्निशन। हमने जब ANN पढ़ा था हमने देखा था उसके अंदर हमारी 3 मेजर जो हमारी लेयर्स होती हैं, जैसे इनपुट, हिडन और आउटपुट। ठीक है, हमें उनमें उन लेयर्स को अब हमें डिज़ाइन करना है सुटेबल फॉर स्पीकर रिकॉग्निशन। ठीक है, अब ट्रेनिंग एंड ट्यूनिंग, अब हमें उसे ट्रेन करना है और टेस्टिंग, मतलब है ना। तो देखो ट्रेन द मॉडल यूजिंग ऑप्टिमाइजेशन और एल्गोरिथम एंड ट्यून हाइपर पैरामीटर्स फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। हम उसे ट्रेन और ट्यून करेंगे। फिर हमारा वैलिडेशन एंड टेस्टिंग, हमें उसे वैलिडेट करना पड़ेगा क्या वो सही चल रहा है कि नहीं, जब तो हम मार्केट में उसे लॉन्च कर सकते हैं। रेगुलरली इवेल्युएट द मॉडल ऑन वैलिडेशन सेट्स एंश्योरिंग इट जनरलाइज वेल टू अनसीन स्पीकर ड्यूरिंग टेस्टिंग। ठीक है, मतलब कि टेस्टिंग के समय वो हमारा अगर सही रिस्पॉन्स कर रहा है तो वो वैलिडेट है, वरना नहीं होगा। ठीक है, हम उसे बेहतर करेंगे और उस पर वर्क करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा डिप्लॉयमेंट। अगर वैलिडेशन टेस्ट हमारा पास हो जाता है तो हम डिप्लॉयमेंट पे जाते हैं, यानी कि डिप्लॉय करते हैं उसे। डिप्लॉय द ट्रेन मॉडल फॉर रियल वर्ल्ड स्पीकर्स रिकॉग्निशन टास्क इंटीग्रेटिंग इनटू अ एप्लीकेशन लाइक सिक्योरिटी सिस्टम और वॉइस असिस्टेंट। इन सब में या तो देखो 2 होते हैं हमारे, या तो आप बिल्कुल नया कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो वहाँ पे सीधा डिप्लॉय कर दिया, और या तो आपके पास पहले से कोई सिस्टम है उसमें आप इंटीग्रेट करोगे उसे। ठीक है, अब है हमारा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। अब हम उसे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट भी करते रहेंगे जैसे अपडेट आते रहेंगे। मॉनिटर हेल्थ मॉडल्स परफॉर्मेंस इन अ रियल वर्ल्ड सिनेरियोज कंसीडरिंग कंटिन्यूस लर्निंग स्ट्रेटेजीज फॉर अपडेशन टू इस न्यू स्पीकर और चेंजिंग कंडीशंस। तो ये भी समझ में आ गया, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता रहना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन सेल्फ ड्रिवन कार। सेल्फ ड्रिवन कार से एक ही कार का नाम आता है, टेस्ला, मतलब दिमाग में नाम आता है, और भी कार हैं, एक्सप्लेन हमें करना है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, डेवलप अ सेल्फ ड्राइविंग कार सिस्टम यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क फॉर ऑटोनोमस नेविगेशन। ये अपने आप चलनी चाहिए कार। ठीक है, ऑटोमेटिक होनी चाहिए, उसके अंदर हमारा कोई भी रोल नहीं होना चाहिए ह्यूमन का, मतलब वो बैठ के बस घूमे उसके अंदर। ठीक है, फिर हमारा डेटा कलेक्शन, गैदर डाइवर्स सेंसर डेटा। उसके अंदर हमें बहुत सारे सेंसर का डेटा चाहिए होगा क्योंकि वो अपने आप चलेगी और बहुत सारा सेंसर उसमें यूज़ होगा। इंक्लूडिंग इमेजेस भी यूज़ होंगी। लाइडर, ये अभी मेरे को पता नहीं है लाइडर अभी भी, एंड रेडार यूज़ होगा फ्रॉम वेरियस ड्राइविंग सिनेरियोज, मतलब अलग अलग ड्राइविंग सिनेरियोज के हिसाब से हम डेटा कलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा फीचर एक्सट्रैक्शन। अब जैसे देखो यहाँ पर क्या था, डेटा कलेक्शन हो गया, फिर आएगा डेटा फीचर एक्सट्रैक्शन। तो देखो ऐसे ही हम क्या करेंगे, उसके जो फीचर्स है उन्हें एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट फीचर यूजिंग CNN एंड RNN और CNN का यूज़ करके हम फीचर को एक्सट्रैक्ट करेंगे फॉर इमेज सिक्वेंशियल डेटा एंड रिस्पेक्टिवली। सो मॉडल आर्किटेक्चर, अब हम डिज़ाइन करेंगे सूटेबल ANN आर्किटेक्चर विद कॉन्वेंचुअल रिकरेंट एंड फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स। तो ये सब मैं भी आपको समझा चुका हूँ पहले ही, ये सब क्या होते हैं, इन सबको अब हम डिज़ाइन करेंगे यूज़ करके। ट्रेनिंग एंड ट्यूनिंग, अब हम उसे ट्रेन करेंगे और टेस्ट करते रहेंगे।
ट्रेन द मॉडल ऑन अ डाइवर्स डेटा सेट, ऑप्टिमाइज हाइपर पैरामीटर एंड वैलिडेट परफॉर्मेंस रेगुलरली। ट्रेन करते रहो, फिर उसे टेस्ट करते रहो, यानी कि वैलिडेट करते रहो परफॉर्मेंस को रेगुलरली। फिर हमारा सेफ्टी मेजरमेंट, अब हमें कार की बात आ रही है तो हम सेफ्टी मेजरमेंट को भी फोकस करेंगे। इम्प्लीमेंट इमरजेंसी ब्रेकिंग, उसके अंदर एक इमरजेंसी ब्रेकिंग का भी सिस्टम होना चाहिए। कोलिजन एडवांस मैकेनिज्म होनी चाहिए जिससे कि सेफ्टी मिल सके। और हमारा फिर हम क्या करेंगे, उसे रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय द सिस्टम इनिशियली इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, एक्सपेंडिंग ग्रेजुअली टू मोर कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज। ठीक है, ये मतलब हर सिनेरियोज में काम कर सके, ऐसे हमें डिप्लॉय करना है। पहले उसकी सेफ्टी मेजरमेंट, ट्रेनिंग ट्विनिंग इस तरह से करनी है कि वो हर एक सिनेरियो में काम कर सके। अब नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ये तो हर चीज़ में होता है कि मतलब वो सीखता रहता है और मतलब जो भी हमारे अपडेट्स आते हैं उसके हिसाब से हमें वर्ल्ड के साथ चेंज होते रहना पड़ता है। तो मॉनिटर रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस, कलेक्ट न्यू डेटा एंड कंटिन्यूसली इंप्रूव द मॉडल्स डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर हमारे तीनों केस खत्म होते हैं। तो देखो आपने समझ ली होगी केस स्टडीज। तो अगर आपको ये पूरी यूनिट अगर समझ में आ गई है तो प्लीज कमेंट में लिख कर जाना एक्सप्लेनेशन कैसे लगा, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। हमें 5 के सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, और ज्वाइन करो टेलीग्राम को अगर आपको नोट्स चाहिए। तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई पर्सनल मैसेज करना है या कोई भी दिक्कत है या फिर मतलब कोई सजेशन देना है तो आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। मैंने नीचे फॉलो लिंक दे दिया है, वहाँ पर आप ट्विटर जाओ मेरे अकाउंट पे और फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सीरीज में या वीडियो में, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वीडियो अब तो इससे आगे तो आएगी नहीं, क्योंकि 4th यूनिट करा दी मैंने। अब 3 यूनिट आपकी पूरी हो गई, अब पास तो आप आराम से हो जाओगे। तो थैंक यू सो मच।